गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी बुक से आज सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, और चैनल वही है पंछी की पाठशाला। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्टूडेंट्स, इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस। यानी हम लोग पिछली क्लास में अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बीच में अंतर जाने थे, लेकिन इस क्लास में हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे कि हमारे आसपास यानी हमारे पर्यावरण में अधिकतर जो ठोस पदार्थ होते हैं, अधिकतर जो सॉलिड होते हैं, वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। बहुत कम ही ऐसे ठोस होते हैं जो अक्रिस्टलीय यानी एमॉर्फस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अक्रिस्टलीय ठोस हमारे किसी काम के नहीं हैं। अगर हम एमॉर्फस की बात करें, अक्रिस्टलीय ठोसों की यदि हम बात करें, तो हम देखेंगे कि जैसे कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, परंतु बहुत उपयोगी है। उससे बॉटल्स बनाई जाती है और घर के बहुत सारे ग्लासवेयर, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जितने भी ग्लासवेयर होते हैं सभी कांच के ही बने होते हैं, क्योंकि कांच जो अभिक्रियाशील नहीं है। बहुत सारे केमिकल्स जो है कांच से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए कांच जो अक्रिस्टलीय ठोस है बहुत ही उपयोगी है। फिर अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो उसका उपयोग अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा उसका उपयोग है। अगर हम अक्रिस्टलीय सिलिकॉन की बात करें तो उसकी सहायता से हम लोग सोलर पैनल, सौर सेल बना सकते हैं। तो जिस तरह से क्रिस्टलीय ठोस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से अक्रिस्टलीय ठोस भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादातर क्या हम मोस्ट ऑफ टाइम जो है क्रिस्टलीय ठोस की ही बात करेंगे। अब हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में जितने भी लगभग सॉलिड हैं उसमें ज़्यादातर क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं। जैसे अगर हम देखें मेटेलिक एलिमेंट की, अगर हम धात्विक तत्वों की बात देखें तो हमारे आसपास कितने प्रकार के जो मेटेलिक जो एलिमेंट हैं, धात्विक तत्व हैं, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं। अगर हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की बात करें, अधात्विक तत्वों की बात करें, जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, तो अन्य दूसरे भी जो अधात्विक तत्व होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं। और बहुत सारे यौगिक जो होते हैं, जैसे बहुत सारे साल्ट हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है और नेप्थलीन है, और भी बहुत सारे कंपाउंड जो यौगिक होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन वर्गीकरण करने से पहले हमको ध्यान देना होगा कि हमारे वर्गीकरण का आधार क्या होगा, हम किस आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का पार्टिकल यानी क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो पार्टिकल के नेचर और पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी आणविक अंतराणविक बलों के आधार पर कणों के बीच में लगने वाले फोर्सेस, क्योंकि कणों के बीच में यदि फोर्स नहीं होगा तो वो सॉलिड नहीं होगा, या चाहे गैस हो या लिक्विड हो, फोर्स कुछ न कुछ तो जरूर होता है। तो इस क्लास में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन किस आधार पे करेंगे? क्रिस्टलीय ठोसों के कणों के नेचर के आधार पे और कणों के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक सॉलिड यानी आयनिक ठोस, तीसरा है मेटेलिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस, और चौथा है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड यानी सहसंयोजी ठोस। इससे पहले कि हम चारों को क्लासिफाई करें, इनके बारे में डिटेल पढ़ें, हम लोग जान लेते हैं कि ठोसों के यानी क्रिस्टलीय ठोसों के कणों के बीच में किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद फिर हम आगे क्लासिफाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा कक्षा 11 में ही आप लोगों ने, क्लास 11 में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है।
हम देखते हैं कि एक होती है प्राइमरी बॉन्डिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी बॉन्डिंग। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि कणों के जो पार्टिकल्स हैं, पदार्थों के जो पार्टिकल्स हैं, पदार्थों के जो कण है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे कोई भी हो, पदार्थों के जो कण हैं उनके बीच में कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ठोस अवस्था में हम लोग पार्टिकल्स के नेचर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। तो हम देखते हैं दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है स्ट्रांग फोर्स और दूसरा होता है वीक फोर्स। स्ट्रांग फोर्सेस कहाँ होते हैं? तो हम लोग देखते हैं स्ट्रांग फोर्सेज में हमारे आते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और दूसरा आता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? तो इसमें हम लोगों ने जाना कि एक, जैसे मान लीजिए कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो मान लीजिए एक सोडियम का परमाणु है, सोडियम के परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। उसी समय एक क्लोरीन का परमाणु ने उसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया, तो क्या हो गया? नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव एक बॉन्ड से बंध जाएंगे, एक बंधन से बंध जाएंगे, जिसे क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। और यह क्या होता है? वेरी स्ट्रांग फोर्स होता है। यानी सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक फोर्स लगेगा, यानी सोडियम आयन के बीच में क्लोरीन आयन के, क्लोराइड आयन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, मैंने एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को दिया, दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन को लिया। इस प्रकार से दो प्रकार के कैटायन और एनायन यहाँ पे बन जाते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, HCl गैस देखे होंगे या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर देते हैं, साझा करते हैं और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। यह भी किस प्रकार का बॉन्ड होता है? यह भी किस प्रकार का फोर्स होता है? स्ट्रांग फोर्स है। तो यहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, यहां पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन फोर्सेस स्ट्रांग फोर्सेस कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जो आयनिक बॉन्ड होता है वहां पर भी हमको स्ट्रांग फोर्स देखने को मिलता है, जबरदस्त आकर्षण है दोनों के बीच में। और दूसरा क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वह भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होते हैं, यानी इस परमाणु के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है। ये जो बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे, जो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है और ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड है, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है बच्चों, वो 200 किलो जूल पर मोल होती है। 200 किलो जूल पर मोल से कहीं ज्यादा होती है, 200 से। तो ये स्ट्रांग, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्राइमरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है तो कहीं इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, तो ये प्राइमरी बॉन्ड कहलाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रांग फोर्स की श्रेणी में आते हैं और यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए ढेर सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है कि ग्रेटर देन 200 किलो जूल पर मोल, यानी 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा ही होती है। यानी इनके बंधनों को तोड़ना आसान नहीं है। वही अगर हम वीक फोर्सेस की बात करें, वीक फोर्सेस की बात करें, जिसे हम सेकेंडरी बॉन्ड के नाम से जानते हैं, तो यहां पर किसी प्रकार की न तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किया जाता है और न तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इसमें कौन आता है? तो इसमें आता है, एक आता है वैन वाल फोर्स आता है और दूसरा यहाँ पे आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखेंगे बच्चों, इन्हें सेकेंडरी बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राइमरी बॉन्ड बनाते समय इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ था, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का न तो ट्रांसफर होगा और न तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। यहाँ पर क्या था? यहाँ जो बॉन्ड बने थे, यहाँ पे जो बॉन्ड बने हुए हैं वो परमाणुओं की सहायता से बने हुए हैं, आयनों की सहायता से बने हुए, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे, यानी ये जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अणुओं के बीच में लगेगा। किसके बीच में लगेगा? अणुओं के बीच में लगेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि जो परमाणु है भाई, इनको तो अपना अष्टक पूरा करना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। लेकिन अगर जल का अणु है, यहाँ पे दो जल के अणु हैं, तो बताइए क्या यह इलेक्ट्रॉनों का शेयर करेंगे? क्या यह इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करेंगे? आंसर है नहीं। तब क्या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा? जल के अणुओं के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है? होता है जी, बिल्कुल होता है। तो वो कौन होते हैं? वो किस अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो वीक फोर्सेस से जुड़े होते हैं। वीक फोर्स कौन होते हैं? एक होता है वैन डर वाल फोर्स और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम वैन डर वाल फोर्स की बात करें बच्चों, तो वैन डर वाल फोर्स जो होते हैं बहुत कमजोर बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड तो इनको कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये स्यूडो बॉन्ड है। असली में बॉन्ड कब बनता है? बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, जैसे यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड में।
इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है जैसे HCl में, तो यहाँ पे क्या है कि रियली बॉन्ड बन रहा है। लेकिन वैन डर वाल्स फोर्स की बात करें, जैसे जल के बीच में, जैसे जल है पानी है, तो पानी में ये जल के अणुओं के बीच में क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? बिल्कुल है जी। लेकिन यहाँ पे रियल बॉन्ड नहीं है, एक वीक फोर्स है, केवल एक कमजोर दुर्बल बल है। और वो बल कितने प्रकार का होता है? एक होता है वैन डर वाल्स फोर्स, दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं, ये फोर्स जो है अणुओं के बीच में लगते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, ये परमाणुओं के बीच में नहीं लगते हैं। वैन डर वाल्स फोर्स बहुत कमजोर बल होते हैं क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है लेस देन 8 किलो जूल पर मोल है। 8 किलो जूल पर मोल से भी कम होती है वैन डर वाल्स फोर्स की एनर्जी, यानी बहुत कमजोर बल है। जहां पर यहां पर देखेंगे स्ट्रांग फोर्सेस में 200 किलो जूल पर मोल है, तो वहीं पर जो है कि वैन डर वाल्स जो फोर्स है उसमें मात्र 8 किलो जूल पर मोल हो सकती है बॉन्ड एनर्जी। यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यानी फोर्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। वैन डर वाल्स फोर्स 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है, देखिए वैन डर वाल्स फोर्स प्रायः आपको बताएंगे, किताबों में आप पढ़ेंगे कि वैन डर वाल्स फोर्स केवल अणुओं के बीच में लगते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। और आप जानते हैं कि अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं, उस पर कोई प्लस माइनस नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने यह भी जाना हुआ है इस फजान्स के रूल के अंतर्गत, फजान का रूल कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फजान जो है, कहीं कहीं फायान लिखा रहता है, कहीं कहीं फजान रहता है। तो फजान ने बताया था कि कोई भी अणु, कोई भी सहसंयोजक अणु 100% सहसंयोजक नहीं होता है, उसमें कुछ वैद्युत संयोजक के गुण भी होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl है। तो बच्चों यहां पर क्या है, ये इसके अंदर सहसंयोजक गुण है। सहसंयोजक गुण कैसे है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं हुआ है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर किसी के ऊपर प्लस माइनस नहीं होगा। लेकिन यहाँ सोडियम क्लोराइड में देखें तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, तो ये प्लस है, और ये एक्सेप्ट किया है क्लोरीन ने, तो इसके ऊपर माइनस है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर न तो किसी ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है और न तो किसी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्लस माइनस नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्शियली थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। और इस प्रकार से जो ये अणु है ये डाईपोल की तरह बिहेव, डाईपोल मोमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। और फजान के रूल के हिसाब से कि चाहे सहसंयोजक अणु जिसमें भले ही इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई हो, इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण न हुआ हो, लेकिन फिर भी इनके ऊपर पार्शियली प्लस माइनस चार्ज होता है। तो 100% ये सहसंयोजक नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें वैद्युत संयोजक गुण भी होता है। तो ऐसे अणुओं को हम लोग डाईपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईपोल कहते हैं, क्योंकि दो प्रकार के, ये डाईपोल मोमेंट के हिसाब से दो प्रकार के अणु होते हैं। एक ऐसे अणु जिनका कुछ न कुछ डाईपोल मोमेंट होता है, और दूसरे ऐसे अणु जिनका डाईपोल मोमेंट नहीं होता। जैसे हम बात करें CCl4 की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, तो ये क्या है, इसका डाईपोल मोमेंट जो है, वो डाईपोल मोमेंट म्यू इसका क्या है, 0 है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई पोलैरिटी नहीं है। लेकिन HCl की बात करें तो HCl का कुछ न कुछ डाईपोल मोमेंट है। तो उसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो बताया गया है किताबों में कि वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है वो केवल अणुओं के बीच में लगता है। और लेकिन हम यहां देखेंगे कि आयन भी जो है वैन डर वाल्स फोर्स में भाग लेते हैं। देखिए वैन डर वाल्स फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है आयन डाईपोल इंटरेक्शन मैंने नहीं लिखा हुआ है शॉर्टकट में, इंटरेक्शन। आयन डाईपोल यानी वैन डर वाल्स फोर्स कहां लगेगा, किस प्रकार? तो पहला है आयन डाईपोल इंटरेक्शन। तो आयन डाईपोल का इंटरेक्शन का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक हो गया ये Cl- आयन, क्लोराइड आयन है, ये क्या है, आयन है। और उसके बाद इसके बगल में एक ठो डाईपोल। तो मैंने कहा कि CCl4 डाईपोल नहीं है क्योंकि इसका डाईपोल मोमेंट 0 है। लेकिन HCl क्या है, HCl एक डाईपोल है। तो अगर इसके बीच में ये क्या है, एक आयन है, और HCl क्या है, एक डाईपोल है, जिसपे Cl पे पार्शियली नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव है। तो यह एक डाईपोल की तरह बिहेव करेगा, यानी इस अणु की एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे सिरे पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप बताइए कि यहाँ पे Cl है जो नेगेटिव है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, वो पॉजिटिव है। तो क्या इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? यस, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स। और किस प्रकार का वैन डर वाल्स फोर्स? आयन डाईपोल। तो एक आयन हो और दूसरा क्या हो, डाईपोल, यानी ऐसा कोवैलेंट मॉलिक्यूल, एक ऐसा सहसंयोजी अणु जैसे HCl जिसके एक सिरे पर नेगेटिव और दूसरे सिरे पर पॉजिटिव चार्ज हो और जिसका कुछ न कुछ डाईपोल मोमेंट हो, ऐसे अणु को हम क्या कहते हैं, डाईपोल। जब किसी डाईपोल और किसी आयन के बीच में इंटरेक्शन होता है,
कोई आकर्षण होता है तो इस वैंडरवाल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और आपको बता दें बच्चों कि वैंडरवाल फोर्सेज में आयन डाइपोल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा प्रबल आकर्षण बल होता है। इसका वैंडरवाल फोर्सेज में नंबर 1 पर यही है। अगर आपको ज्यादा आकर्षण देखने को मिलेगा तो आपको आयन डाइपोल में ही देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल डाइपोल क्या है, बस इसी को ले लीजिए कि एक HCl का, क्योंकि वैंडरवाल फोर्स किसके बीच में लगते हैं, तो वैसे किताबों में लिखा हुआ है कि वैंडरवाल फोर्स केवल मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के बीच में लगते हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स और आयनों के बीच में भी वैंडरवाल्स फोर्स लगते हैं। तो इसको याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। देखो यहां दूसरा क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल क्या है, जैसे HCl क्या है, ये एक डाइपोल है, क्योंकि Cl के एक सिरे पर Cl की तरफ नेगेटिव चार्ज है और H की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर एक दूसरा HCl यहां पे आ गया, दूसरा HCl यहां पे आ गया, तो यहां पर क्या है, Cl के इस सिरे पर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के यहां पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देख रहे हैं कि Cl नेगेटिव और हाइड्रोजन पर नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या लगेगा, एक इंटरेक्शन यानी एक फोर्स काम करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग डाइपोल डाइपोल वैंडरवाल फोर्स कहते हैं। फिर क्या बच्चों, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अगला वैंडरवाल फोर्स है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आयन तो हमको पता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा कौन है, एक Cl माइनस आयन है। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है, नया वर्ड आया बच्चों, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है प्रेरित द्विध्रुव। हिंदी की बात करें, प्रेरित द्विध्रुव यानी ऐसा पदार्थ जो डाइपोल नहीं है, जो ध्रुवीय अणु नहीं है, लेकिन किसी के प्रभाव से क्या हो गया, वो इंड्यूस्ड हो गया, प्रेरित हो गया। तो जैसे हम लोग बात करेंगे यहां पर आयन डाइपोल में, जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन है यहाँ पे, तो ये Cl आयन है, तो हमको आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि Cl2 ही है, तो ये क्या है, Cl2 में क्या है कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पे क्या है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की है उतनी Cl की भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा, यानी यह ध्रुवीय नहीं है, यानी इसमें किसी प्रकार का डाइपोल नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं है। लेकिन इसके बगल में क्या है, इसके बगल में Cl आयन है। इस आयन के प्रभाव से अब क्या करेगा कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जैसे यहां पर देख लीजिए, यहां पे देखें कि ये आयन है Cl माइनस, और यहां पर क्या है, एक अध्रुवीय अणु है, यानी Cl सिंगल बॉन्ड Cl2। ये Cl2 अणु है, यानी मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, आयन है। तो हमको क्या देखना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल कहते किसे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो क्लोरीन का परमाणु है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस माइनस क्या करता है, माइनस एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ के माइनस इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ ढकेल देगा, इधर की तरफ भगा देगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव, दूसरी तरफ इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो बच्चों देखो, यहाँ हो गया पॉजिटिव और यहाँ हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में थोड़ा सा क्या बन जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या कहते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। तो इंड्यूस्ड डाइपोल किसे कहते हैं, कि ऐसा अणु जो पहले ध्रुवीय न हो, लेकिन किसी के प्रभाव से ध्रुवीय यानी डाइपोल की तरह बिहेव करने लगे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आता है बच्चों, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल यानी एक अणु क्या हो, डाइपोल हो, और दूसरा अणु क्या हो, डाइपोल ना हो। अब जैसे देखिए, डाइपोल हम ले लेते हैं। डाइपोल में जैसे यहाँ पे नीचे कैमरा करो, यहाँ पे डाइपोल में जैसे हम डाइपोल की बात करें, जैसे HCl क्या है, डाइपोल है, तो हमको क्या देखना है, डाइपोल देखना है। दूसरा क्या है, हमको नॉन पोलर। डाइपोल क्या है, पोलर है। HCl पोलर है बच्चों। क्यों पोलर है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो साझे के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी ओर खींच रहा है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले जा रहे थे, एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया। तो HCl क्या है, एक डाइपोल है। इंड्यूस्ड डाइपोल, तो इंड्यूस्ड डाइपोल मैं बता दूं, यहाँ पे फिर से हम यहाँ Cl2 ले सकते हैं, Cl2 यानी Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये क्या है, ये पोलर नहीं है, क्योंकि क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। तो इस प्रकार से ये पोलर नहीं है। तो लेकिन इसके प्रभाव से फिर वही होगा कि क्लोरीन ये क्या है बच्चों, नेगेटिव है, और नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो नेगेटिविटी यहाँ ज्यादा है, तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करके उधर भगा देगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ थोड़ा सा पार्शियली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। लास्ट चौथा क्या है बच्चों, पांचवा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। यह किस प्रकार का वैंडरवाल फोर्स है, जैसे आप देखें, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, लीजिए नया वर्ड आ गया, तात्क्षणिक डाइपोल। कहें क्या है, तो हम लोग देखते हैं बच्चे, इससे हाइड्रोजन का अणु है, H2, ठीक है, ये हाइड्रोजन का अणु है H2। फिर उसके बगल में एक दूसरा भी हाइड्रोजन का अणु है H2,
अब क्या होता है, अब हम देखेंगे इंस्टेंट डाइपोल। तो क्या होता है बच्चों कि हम लोग जो है कि एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े हुए हैं कि केवल परमाणुओं के चारों तरफ कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अणुओं में ही इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वहां पर एटम में क्या था, एटम में था एटॉमिक ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूल्स में क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में एक टाइम में इलेक्ट्रॉन इधर भाग आए, माने इस छोर पे चले आए। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि अगर इस हाइड्रोजन अणु के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस छोर पे चले आए, तो इलेक्ट्रॉन जिस छोर पे आएंगे उधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। इसके अपोजिट जिधर इलेक्ट्रॉन नहीं है उस छोर पे क्या आ जाएगा, उस छोर पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो बच्चों इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या यहां पे है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ INST, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक डाइपोल में क्या होता है कि यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी क्षण पर हाइड्रोजन अणु के 2 इलेक्ट्रॉन यदि दूसरे छोर पे चले आते हैं तो जिस छोर पे आए हैं उस छोर पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और उसके अपोजिट छोर पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये तो अभी फ्री है, अभी इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से तो हमने कहा कि भाई ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो भाग करके इधर की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो आखिर इसके पहले ये डाइपोल नहीं था, अपना फ्री आनंद ले रहा था, लेकिन इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल की वजह से इसमें भी डाइपोल उत्पन्न हो जाता है। तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा चार्ज नेगेटिव और इधर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक फोर्स पैदा हो जाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल। बच्चों इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं कि इसे हम लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, या डिस्पर्स्ड फोर्स के नाम से जानते हैं, परिक्षेपण बलों के नाम से भी जानते हैं। तो आज से आप जान लिए कि हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का कंटेनर है, तो हाइड्रोजन गैस कंटेनर में क्या होंगे, हाइड्रोजन के अणु होंगे, हाइड्रोजन के अणु होंगे। तो क्या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, होगा। अभी तो बताया, तो किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसे हम किस फोर्स के नाम से जानते हैं, हम लोग लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं, या हम लोग डिस्पर्स्ड फोर्स के नाम से जानते हैं, परिक्षेपण बलों के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा वैन डर वाल फोर्स। तो ध्यान रखेंगे कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन सबसे मजबूत आकर्षण बल है, डाइपोल उससे कमजोर है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल उससे भी कमजोर है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल उससे भी कमजोर है, और जो लास्ट का लंदन फोर्स है यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वह सबसे कमजोर टाइप का, इससे कमजोर वैन डर वाल्स फोर्स नहीं होता है। इसकी एनर्जी कितनी होती है, इस फोर्स की एनर्जी यानी इस फोर्स को तोड़ने के लिए, इस बल को अणुओं के बीच में, हाइड्रोजन के अणुओं के बीच के बल को तोड़ने के लिए, लंदन बल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, तो 8 किलो जूल, लेस देन, कम 8 किलो जूल पर मोल के हिसाब से भी कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगला बच्चों वीक फोर्सेज में अगर हम बात करें, अगर हम वीक फोर्सेज में बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, तो रियली जैसे हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड में जब हम देखते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड है तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है। कोवैलेंट बॉन्ड में यानी सहसंयोजी बंध में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉनों का साझा है। तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, आंसर है नहीं। तो क्या होता है, आइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है बच्चों, यह भी सेकेंडरी बॉन्ड होता है, यानी यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होती है। यहां पर होता क्या है कि यहां पर मान लिया कि एक परमाणु A है, दूसरा परमाणु सहसंयोजक बंध से कौन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन, और उसी हाइड्रोजन से तीसरा परमाणु जुड़ा होता है क्या, B, यानी AHB टाइप के जो परमाणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। जैसे आपको ओरिजिनल उदाहरण दिखा देता हूं कि जैसे हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये क्या है, जल का अणु है H2O। तो ये आप देखेंगे, जैसे अब ये एक जल का अणु है, एक जल का अणु हो गया। अगर इसी के पास एक और जल का अणु आ जाए H और सिंगल बॉन्ड H, तो अगर हम देखें तो इस प्रकार, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहा हूं आपको, तो ये जल का पहला अणु है और ये जल का दूसरा अणु है। तो इसमें क्या है कि अगर हम मान लें कि O को मान ले A और H को मान ले H और इसे क्या कर दे B, तो नहीं हो गया ये AHB। तो बच्चों क्या होता है,
कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक वीक फोर्स काम करने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों तब बनती है कि जब हाइड्रोजन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु ए से जुड़ा हो और अपने सामने की तरफ एक परमाणु इसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसे जुड़ा हो तो ऐसे अणु AHB टाइप के अणु आपस में या कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम आगे क्लास 11 में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये रहा फोर्स, ये रहा जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, यानी इन्हीं फोर्सेज के आधार पर हम 4 प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड देखेंगे। वो 4 प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने आपको बताया भी है। कौन है? आणविक ठोस है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है। तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर, कणों के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर इन 4 प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले बच्चों आणविक ठोस। आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसा नाम वैसा काम। आणविक ठोस है तो जाहिर सी बात है कि अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। लिखा भी है इस प्रकार के सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो आणविक ठोस जो होते हैं बच्चों वो अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, यानी ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम आया ना, तो हम यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप का होगा। हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वह 8 किलो जूल पर मोल से लेकर के 42 किलो जूल पर मोल तक का होता है। यानी अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत हो गए हमारे प्राइमरी बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, और उससे थोड़े से वीक हो गए हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सबसे वीक हमारी हो जाती है कौन? सबसे वीक हो जाते हैं हमारे वैन डर वाल्स फोर्स। तो अब हम देखेंगे बच्चों जो आणविक ठोस होते हैं वो अणुओं यानी मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अणु हो लेकिन वह अणु कैसे हो? अध्रुवीय हो, नॉन पोलर हो। हम लोग जानते हैं कि ऐसे अणु जिसमें सहसंयोजक बंध होता है वो अध्रुवीय होते हैं, उनके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी अध्रुवीय आणविक ठोस किससे बने होते हैं? तो देखिए 2 प्रकार से। ये परमाणुओं से भी मिलकर के बने हो सकते हैं। आप कहेंगे सर अभी तो कहे कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये आणविक ठोस है, तो परमाणु का नाम कहां से आ गया? तो इसमें देखिए स्पेशल टाइप के एटम है। कौन है ये जो है लिखा हुआ है? देखिए दे कंप्राइज ऑफ देयर एटम्स, आइदर एटम्स आर द मॉलिक्यूल्स, यानी ये परमाणुओं से भी बने हो सकते हैं और अणुओं से। कहे परमाणु कौन होंगे? परमाणु या तो हीलियम का हो सकता है, आर्गन, हीलियम आर्गन जैसे परमाणु, अक्रिय गैस के परमाणु हैं। ये लो टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर लो कर दिया जाए तो जो सॉलिड बनाते हैं, जो ठोस बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस। तो ये क्या है? इन्हें अणु भी कह सकते हैं क्योंकि हीलियम जो है वह अपने ही परमाणुओं से मिलकर के अणु नहीं बनाता है, बल्कि अपने आप में अकेला ही हीलियम एक अणु है। आर्गन भी क्या है? अपने आप में अकेला एक अणु है, इसे परमाणु भी कह सकते हैं। तो जो नॉन पोलर यानी जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उसमें या तो अक्रिय गैसों जैसे हीलियम आर्गन के परमाणु होंगे या तो जो है ऐसे अणु होंगे जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध होता है। जैसे अगर बात करें तो हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन। अगर हाइड्रोजन गैस को लो टेम्परेचर पर हम रखें तो हाइड्रोजन गैस एक क्रिस्टलीय ठोस में बदल जाएगा, उसे क्या कहेंगे? अध्रुवीय आणविक ठोस यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो हाइड्रोजन, तो आप यहां पर देखेंगे, हम देखिए कुछ की पॉइंट लिखे हैं कि इन ठोसों की क्या विशेषता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि अध्रुवीय आणविक ठोस किसके बने हो सकते हैं? तो हीलियम और आर्गन जैसे अक्रिय गैसों के परमाणुओं से।
अथवा ऐसे अणुओं से जो अध्रुवीय हों। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अध्रुवीय होता है। हाइड्रोजन अगर H2 हाइड्रोजन अणु की बात करें तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यानी दो हाइड्रोजन के परमाणु सह संयोजक बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से क्या करते हैं, अणु बनाते हैं। बताइए इसके ऊपर कोई पोल होगा, कोई ध्रुव होगा? नहीं, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर है वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, यानी यह अणु ध्रुवीय नहीं है, अध्रुवीय है। इसलिए अध्रुवीय अणुओं से बना हुआ क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाएगा, अध्रुवीय आणविक ठोस। अब ये कैसे होते, कुछ की पॉइंट देख लेते बच्चों। तो आपने देखा कि अध्रुवीय आणविक ठोस में कौन से पार्टिकल होते हैं, तो इसमें पार्टिकल हो सकता है अध्रुवीय अणु या कौन हो सकते हैं, अक्रिय गैसों के परमाणु। तो देखो इसमें फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आयनिक बॉन्ड बन सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, लंडन फोर्स लग सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग सकती है। तो फोर्स तो हम बहुत जानते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, वीक डिस्पर्सन फोर्स आर लंडन फोर्स। देखिए आया ना, कौन सा था, यहां पर देखें, यहां पर आए, यहां पर देखें इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। इसे हम लोग, ये सबसे कमजोर वैन डर वाल्स फोर्स है और ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स, क्योंकि लंडन नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। तो ये सबसे कमजोर वैन डर वाल्स फोर्स है। वैन डर वाल्स फोर्स तो अपने आप में ही कमजोर है, लेकिन ये वैन डर वाल्स फोर्स में भी 5वें नंबर पे आता है। यानी इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, आर्गन, इनसे जो सॉलिड बनेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेंगे, जो अध्रुवीय आणविक ठोस बनेंगे, बड़े ही कमजोर फोर्स होगा इनके पार्टिकल्स के बीच में। नेचर की बात करें भाई कैसे दिखते हैं, तो सॉलिड्स आर सॉफ्ट, बड़े सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। ठोस हैं लेकिन बहुत कठोर नहीं है, मुलायम है। और नॉन कंडक्टर हैं, क्योंकि बच्चों किसी प्रकार की पोलैरिटी नहीं है, किसी प्रकार के कोई आयन नहीं, कि कोई चार्ज नहीं है, इसलिए नॉन कंडक्टर होते हैं। यानी यह इलेक्ट्रिक विद्युत धारा के कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हम लोग जानते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। तो हम लोग जानते हैं कि कणों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, गलनांक भी, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो वेरी लो, क्योंकि बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, लंडन फोर्स है, जो सबसे कम फोर्स की श्रेणी में आता है। तो भैया जब कणों के बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, बहुत कम अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड की एनर्जी ही नहीं है, कोई बहुत बड़ा फोर्स ही नहीं है, तो बताइए इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा कि हाई होगा? जाहिर सी बात है लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती नहीं बल्कि अनुक्रमानुपाती। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगा, आकर्षण बल कम होगा, तो कणों को तितर बितर करने के लिए, कणों को दूर करने के लिए, उनको पिघलाने के लिए हमको कम एनर्जी की जरूरत है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, इनका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू फोर्स के हिसाब से। स्टेट अवस्था क्या होती है, तो रूम टेम्परेचर पर हम देखेंगे कि प्रायः क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। बहुत कम टेम्परेचर करेंगे तभी हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन ये सब सॉलिड बनाएंगे। और जब ही रूम टेम्परेचर पर आएंगे तो क्या बन जाएंगे, या तो लिक्विड बन जाएंगे या तो गैस बन जाएंगे। तो प्राय देखते हैं कि ये सब हाइड्रोजन, क्लोरीन वगैरह सब क्या है, गैस है। तो ये रहा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर उसके बाद दूसरा क्या आता है बच्चों, हम मॉलिक्यूलर सॉलिड ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब की बार क्या आ गया, पोलर आ गया। पोलर का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब इससे पहले क्या था, अणु ध्रुवीय नहीं थे, अब की बार अणु कैसे होंगे, ध्रुवीय। देखो जैसे यहाँ पे उदाहरण पे क्या दिया, HCl और SO2। तो क्या होता है कि एक कंटेनर में हमने HCl भर रखा है। किसके अणु भर रखे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मान लीजिए भर रखी है। तो इसको जब ठंडा करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, एक क्रिस्टलीय ठोस बन जाएगा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। वो भी किस टाइप का, मॉलिक्यूलर टाइप का, क्योंकि इसमें कौन भाग ले रहे हैं, HCl के अणु भाग ले रहे हैं। और मॉलिक्यूलर में किस टाइप का, पोलर टाइप का। काहे पोलर, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे कि H और Cl के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, लेकिन फिर भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन की खिंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन इस तरफ, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या हो गया, पोलर। तो इस प्रकार से यहां पर जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं,
उसमें कौन कौन से अणु भाग ले सकते हैं? पोलर अणु, ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर हो, जो ध्रुवीय हो, जिनके एक सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे सिरे पर नेगेटिव हो। तो यहाँ पे कौन आ सकता है? इसके उदाहरण के तौर पर कौन होंगे? HCl और SO2 के जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं। फोर्स कौन सा आता है भैया? ये तो हमने पार्टिकल जाना कि पार्टिकल कौन से भैया? अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। किस टाइप के हैं? कि पोलर टाइप के हैं। फोर्सेस क्या है? तो फोर्सेस है बच्चों इसमें डाइपोल। देखिए आपको याद होगा हमने बताया था कि वैंडरवाल्स फोर्स में डाइपोल दूसरे नंबर पे आता है। तो सबसे पहले नंबर कौन था? सबसे पहले नंबर पे था हमारा, देखिए, आयन डाइपोल, जो सबसे स्ट्रांग था। और फिर दूसरे नंबर पे क्या था? डाइपोल हमने दिखाया था कि डाइपोल क्या है, कि जैसे डाइपोल में क्या है कि HCl, अब फिर इधर भी क्या हो जाएगा? HCl। तो अब क्या हो जाएगा? Cl क्या होगा? नेगेटिव, और H क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और इनके बीच में क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? डाइपोल, जो क्या है बच्चों? रिलेटिवली स्ट्रांग है। किससे रिलेटिवली स्ट्रांग है? नॉन पोलर से। इससे ये नॉन पोलर से क्या है? थोड़ा सा स्ट्रांग, क्योंकि यहां पर कौन सा फोर्स है? यहां पर बच्चों वीक, कमजोर डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स है, यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। फिर से यहां देखिए, ये तो फोर्स हो गया। फोर्स कौन है बच्चों? डाइपोल, यानी किस टाइप का फोर्स है? वैंडरवाल फोर्स है। तो बताइए, वैंडरवाल फोर्स होगा तो बताइए कणों के बीच में बहुत ज्यादा, नेचर की अगर बात करें तो कणों के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा? आंसर है नहीं। तो कैसे होंगे? जो सॉलिड होगा कैसा होगा? सॉफ्ट होगा और नॉन कंडक्टर होगा, यानी यहां पर किसी प्रकार का, देखिए ये जो प्लस माइनस चार्ज है बच्चों, यह क्या है? आभासी है। यह क्या है? एक प्रकार का काल्पनिक चार्ज है, वास्तविक चार्ज नहीं है। क्योंकि वास्तविक चार्ज कब आते हैं? जैसे Na ने क्या किया? ये सोडियम है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो कौन सा चार्ज? यहां पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा। लेकिन बच्चों HCl में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये जो H सिंगल बॉन्ड Cl है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, कोई इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं रहा है, इसलिए इस पे चार्ज आते हैं तो वो पार्शियली होते हैं, यानी असली चार्ज नहीं होते हैं, काल्पनिक चार्ज होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज नहीं है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें डाइपोल टाइप का जो है कि वो वैंडरवाल्स फोर्स है। वैंडरवाल्स फोर्स बहुत कमजोर फोर्स होते हैं, और फोर्स कमजोर होगा तो कणों के बीच में आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होगा, और उनका जो गलनांक होगा वो क्या हो जाएगा? वो बहुत कम होगा। लेकिन हायर देन ये जो हमने अभी ये पढ़ा हुआ है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से, ये क्या होंगे? ये ज्यादा होंगे, ये इनका जो है ये ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट। आइए तीसरा देखते हैं। हाँ, स्टेट की अगर बात करें, इनकी अवस्था की बात करें, जो पोलर है, जो HCl वाले हैं, तो ये क्या हो? रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? या तो ये लिक्विड होते हैं। भाई HCl की बात करें, जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें HCl, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? ये द्रव होता है। हाँ, या फिर क्या होते हैं? गैस होते हैं। तीसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड में ही हम लोग पढ़ रहे बच्चों, मॉलिक्यूलर यानी आणविक ठोस ही पढ़, लेकिन तीसरे टाइप का है हाइड्रोजन बॉन्डेड। हम जानते हैं बच्चों कि वैंडरवाल्स फोर्स की तरह ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होता है? असली बॉन्डिंग नहीं होती है, बल्कि यह क्या है? एक वीक फोर्स है। तो ये हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस कौन होंगे? तो आप लोगों ने बर्फ, इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है बच्चों, आप लोगों ने बर्फ देखा होगा। बर्फ कैसा होता है भाई? बर्फ में क्या होता है? बर्फ में H2O, जल के अणु होते हैं। बर्फ में जल के अणु होते हैं जी, H2O। ये अब बताइए, क्या इन जल के अणुओं के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? जी हाँ, हमने बताया था, अभी पिछली बार हम बात की थी कि जल के दो अणुओं के बीच में क्या बनता है? तो बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए देखिए यहाँ पर पार्टिकल्स कौन होते हैं? तो पार्टिकल वे होते हैं, वे अणु होते हैं जिसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो? हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध से, या तो फ्लोरीन से जुड़ा हो, या तो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या तो नाइट्रोजन से जुड़ा हो। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे H2O, तो H2O में क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन जो है वह एक तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। या हम HF की बात करें, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें, तो यहां पर भी क्या होता है कि हाइड्रोजन से एक तरफ क्या जुड़ी होती है? फ्लोरीन जुड़ी होती है। या हम NH3 की बात करें, अमोनिया की, तो इसमें नाइट्रोजन से क्या जुड़े होते हैं? नाइट्रोजन से इसमें हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब बताइए, अमोनिया का एक अणु है, अगर यहीं पर अमोनिया का दूसरा अणु आ जाए, अमोनिया का इस तरह से, तो बताइए इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो इस प्रकार से ये तीसरा वाला जो मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी यहां पर भी मॉलिक्यूल ही भाग ले सकते हैं। कौन भाग ले सकता है? HF
हाइड्रोजन फ्लोराइड भाग ले सकता है, H2O जल भाग ले सकता है, और कौन NH3 अमोनिया भाग ले सकता है, क्योंकि ये सभी आपस में अणु क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो बताइए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में पार्टिकल कौन होंगे? तो पार्टिकल ऐसे अणु होंगे ऐसे अणु होंगे जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी फोन, देखिए FON। तो हाइड्रोजन जो है वो फोन के साथ क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। क्योंकि देखिए जैसे जल में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। अब ये जल का एक अणु है, अब इसी के बगल में जल का एक और अणु आ जाए, तो बताइए इनके बीच में, सॉरी ये गलत बन गया, जल का एक और अणु आ जाए इस तरह से, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो बताइए ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अगर हम फोर्स की बात करें तो ये स्ट्रांग यानी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो भाई वैंडर वाल फोर्स से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत है ही, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 8 किलो जूल पर मोल से लेकर के 42 किलो जूल पर मोल तक हो सकती है। तो जो वैंडर वाल फोर्स से ज्यादा होंगे। तो भैया इनका नेचर क्या होगा, तो ये जो है ये सॉफ्ट, हार्ड नहीं लिखा, ये सॉफ्ट ही रहना चाहिए, सॉफ्ट सॉलिड है, यानी बहुत ज्यादा मजबूत, कठोर नहीं है, और नॉन कंडक्टर है क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बच्चों तो लो है, बर्फ को पिघलाने में आप समझ सकते हैं कि कितना उसका गलनांक है। और स्टेट की बात करें बच्चों तो बर्फ को यदि हम रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे तो क्या बन जाएंगे, या तो वो सॉफ्ट सॉलिड होंगे, या तो वो मुलायम ठोस होंगे, और नहीं तो वेलेटाइल लिक्विड बन जाएंगे, जैसे पानी क्या है, वाष्पशील द्रव बन जाता है। तो ये रहा हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड का, आणविक ठोस का तीसरा प्रकार। आइए अब हम लोग दूसरे प्रकार की बात करते हैं, आयनिक ठोस की। फिर वही जैसा नाम वैसा काम। आयनिक ठोस क्या होते हैं, जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर दिखाना चाहूंगा। आयनिक ठोस किससे मिलकर के बने होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखिए आयनिक ठोस में पार्टिकल क्या होते हैं, आयन होते हैं। आयन में कौन होता है, कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl जो नमक है खाने का, वह क्या है, एक आयनिक ठोस है। इसमें क्या होता है कि एक धनायन होता है तो दूसरा ऋणायन होता है, फिर एक धनायन होता है तो दूसरा ऋणायन होता है, फिर धनायन के नीचे ऋणायन, ऋणायन के नीचे धनायन, फिर धनायन के नीचे ऋणायन, फिर ऋणायन के नीचे धनायन, फिर यहाँ Cl के नीचे, फिर यहाँ Na प्लस के नीचे Cl माइनस के नीचे Na प्लस के नीचे Cl माइनस। तो इस तरह से बच्चों इनका एक नेटवर्क होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिव, यानी एक धनायन होगा और दूसरा ऋणायन होगा। तो बताइए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है बच्चों, यहाँ पे प्राइमरी बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो बताइए यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा। पार्टिकल कौन होंगे, पार्टिकल आयन होंगे। आयन में कौन होंगे, एक कैटायन होगा और दूसरा एनायन होगा। फोर्स कौन सा होगा उनके बीच में, तो फोर्स होगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल कहां लगता है बच्चों, जहां पे रियल में प्लस माइनस चार्ज होते हैं, और आप जानते हैं प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। रियल में जहां पे प्लस माइनस चार्ज होते हैं वहीं पर लगता है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत जबरदस्त फोर्स होता है, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है ग्रेटर देन, ज्यादा से ज्यादा 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है। तो भैया जब इनका फोर्स इतना ज्यादा है तो इनका नेचर कैसा होगा भैया, हार्ड होंगे, एकदम जबरदस्त हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, भंगुर का मतलब कि इनको पटक दीजिए, तोड़ दीजिए तो ये खटाक से टूट जाएंगे, पटक देने पर ये चटक जाते हैं। तो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, क्योंकि जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर निर्भर करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जबरदस्त है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रांग फोर्स की श्रेणी में आता है ये आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहा है। और क्या है कि ये जो आयनिक ठोस होते हैं, जब ये ठोस अवस्था में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती। लेकिन जो ही ये मोल्टेन स्टेट में जाते हैं, यानी जो ही इनको पिघला दिया जाता है अथवा इनका सोल्यूशन बना दिया जाता है, तब ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। अब पूछिए क्यों, क्योंकि जब ये ठोस रहेंगे तो सोडियम क्लोराइड, यानी एक सोडियम को, देखिए यहाँ पे एक सोडियम को एक क्लोरीन, एक क्लोराइड, 2 क्लोराइड, 3, 4, एक सोडियम को 4 क्लोराइड बांटता है, अथवा
एक क्लोराइड आयन को 1 2 3 4 सोडियम आयन बांधते हैं, इसलिए ये कोई अपनी जगह से हिल नहीं पाता। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कब प्रवाहित होती है, जब चार्ज का फ्लो होता है। जब यहाँ चार्ज हिलेंगे ही नहीं अपनी जगह से तो इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर नहीं होगा, ये इंसुलेटर होता है, अचालक होता है। लेकिन जो ही इसे बच्चों जल में घोल दिया जाए, इसका विलयन बना दिया जाए, इसको गर्म करके इसे मोल्टेन कर दिया जाए, तो सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और किधर भी ये गति करने लगेंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो ठोस अवस्था में अपने जो है कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन जो ही इन्हें मेल्ट कर दिया जाए, मोल्टेन कर दिया जाए, इन्हें या तो इनका सोल्यूशन बना दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाते हैं, क्योंकि चार्ज फ्री हो जाते हैं। आइए तीसरे प्रकार के जो है सॉलिड की बात करें। बहुत बढ़िया सॉलिड है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड की बात करें, धात्विक ठोसों की बात करें बच्चों, तो इसमें बहुत इंटरेस्टेड है ये मेटेलिक सॉलिड में। इसमें एक स्पेशल बॉन्ड बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हम मान लीजिए एक सोडियम ठोस की बात करें, हमारे पास धातु है, क्योंकि बच्चों नाम जैसा नाम वैसा काम, मेटेलिक सॉलिड यानी जाहिर सी बात है कि ऐसे ठोस हैं जिसमें कौन से हैं, धातुओं के परमाणु भाग लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम परमाणु, ये सोडियम का एक टुकड़ा है, तो इसमें क्या होंगे, इसमें सोडियम के परमाणु होंगे। इसमें क्या होंगे, सोडियम के परमाणु होंगे। सोडियम के परमाणु बहुत पास पास रहेंगे इसमें सोडियम के ये पार्टिकल। लेकिन जानते हैं बच्चों कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने का नेचर रखती हैं। तो इस सभी परमाणु क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके कैसा बना देंगे, ये क्या बन जाएंगे, ये धातु के कैटायन बन जाएंगे, यानी धातु के धनायन बन जाएंगे। और इस प्रकार से जो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन है, इनके द्वारा त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में जो है कि मॉलिक्यूलर स्पेस है, इनके बीच में जो जगह है, इन्हीं के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है ये घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जो त्यागे गए सोडियम परमाणुओं के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन इस धातु के परमाणुओं के द्वारा, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या होता है, पॉजिटिव जाता है। और जो त्यागे गए यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो इन्हीं बीच में, इसी नेटवर्क के बीच में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। इसीलिए इस मॉडल को हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में रहते हैं, गैसीय अवस्था में इधर उधर घूमते रहते हैं। हम इसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहते हैं। जैसे समुद्र लहराता रहता है, वैसे ही सोडियम धनायन के सोडियम ये धातुओं के ये जो धनायन है ये अपने स्थान पे फिक्स होते हैं, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी में घूमते रहते हैं। जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। आई सोडियम परमाणु जो सोडियम का जो आयन है, धातु का जो आयन है, वो धातु का आयन कौन सा चार्ज लेकर के है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्स आ जाएगा, तो इनके बीच में आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो अगर हम पार्टिकल की बात करें बच्चों, तो इसमें कौन से पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज यानी धनावेशित मेटेलिक आयन होते हैं, धनावेशित धातुओं के आयन होते हैं। क्यों धनावेशित हो जाते हैं, क्योंकि धातुओं का नेचर होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक या दो, जैसी जिसकी क्षमता है वो एक या दो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, धातुओं के बीच में पाए जाने वाले रिक्त स्थान में रहते हैं। धातुओं के धनायन और इलेक्ट्रॉन्स जो माइनस चार्ज होता है, दोनों के बीच में एक कौन सा फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, स्थिर विद्युत बल लगता है बिटवीन मेटल्स आयन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आप जानते हैं बच्चों कि स्थिर विद्युत बल प्लस माइनस वाला जो चार्ज है, जो आयनिक बॉन्ड बनता है, तो आयन चूंकि दो आयन परमाणु का आयन इसमें यहाँ पे एक ही है, धातु का आयन, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो बहुत जबरदस्त फोर्स होता है ये भी। अब नेचर की बात करें तो नेचर की तो पूछो मत, इसका तो जबरदस्त नेचर है। पहला क्या है कि इसे मोड़ोगे इस प्रकार की, क्योंकि इससे पहले जब हम आयनिक सॉलिड पढ़ रहे थे तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है, वो ब्रिटल होते थे, यानी उन्हें तोड़ने पर खट से वो टूट जाते थे, भंगुर होते थे। लेकिन क्या आप धातुओं को तोड़ पाएंगे, नहीं, क्योंकि धातुओं को जब हम मोड़ते हैं तो धातुएं क्या होती है, मुड़ जाती हैं। धातुओं को पीटते हैं तो धातुएं फैल जाती है। ऐसा होता क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि देखिए सोडियम आयन तो स्थिर है लेकिन इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है, इसलिए धातुओं के ऊपर जब हम वार करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से हट जाते हैं, या धातुओं को मोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से हट जाते हैं और बॉन्ड क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए धातुएं पीटने पर फैल जाती हैं और मोड़ने पर मुड़ जाती हैं और खींचने पर तार बन जाएगा इनका। तो ये इनका नेचर है। कंडक्टर है, काहे कंडक्टर है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इस धातु के टुकड़े की एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा दें और दूसरे तरफ नेगेटिव चार्ज लगा दें, तो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से
पॉजिटिव की ओर गति करने लगेंगे, जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही विद्युत धारा, तो एक निश्चित दिशा में माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं। अगर बच्चों हम हीट दे दें, मान लीजिए इस सिरे पर हम इसे हीट दे दें, तो उसी हीट को इलेक्ट्रॉन लेकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाएंगे। यानी जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो जो होते हैं बच्चों, वो हीट के कंडक्टर भी होते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों की सहायता से हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकती है। अगर बच्चों बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट तो जबरदस्त होता है बच्चों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। यानी धातुओं को गलाना इतना आसान नहीं होता है। और बच्चों लास्ट बात करते हैं चौथे पॉइंट में। चौथा है बच्चों कोवैलेंट आर नेटवर्क आर एटॉमिक सॉलिड। जैसा नाम वैसा काम। कोवैलेंट इसका मतलब कि ऐसा ठोस, ऐसा क्रिस्टली ठोस जहां पे कौन सा बॉन्ड हो, सहसंयोजक बंध हो। ऐसा क्रिस्टली ठोस जहां पे क्या बनता हो, नेटवर्क यानी जाल बनता हो। ऐसा क्रिस्टली ठोस जिसमें कौन भाग लेते हो, एटम भाग लेते हो। तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सॉलिड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट आर नेटवर्क आर एटॉमिक सॉलिड। आइए देखते हैं वो कौन हो सकता है। तो जैसे डायमंड का आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों। डायमंड में क्या होता है कि कार्बन की, डायमंड क्या है, कार्बन है। कार्बन का शुद्ध रूप है, क्रिस्टली रूप है डायमंड। तो कार्बन की 4 संयोजकताएं बच्चों इस प्रकार से होती हैं। अब क्या हो जाएगा, इससे एक और कार्बन जुड़ जाएगा, इसकी भी 4 संयोजकताएं होंगी। फिर एक कार्बन जुड़ेगा, इसकी भी 4 संयोजकताएं होंगी। इस कार्बन से फिर नीचे कार्बन जुड़ जाएंगे, इस कार्बन से यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे एक बंधन, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगी। और यहाँ पर भी कार्बन हो जाएंगे, ये सभी जगहों पे कार्बन हो जाएंगे। इस तरह से ये कार्बन हो जाएंगे, यहाँ से कार्बन इस तरह से जुड़ने लगेंगे ये। तो बच्चों क्या एक नेटवर्क, क्या एक जाल की तरह हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पे कौन भाग लेते हैं, एटम भाग लेते हैं। कौन सा भाग ले रहा है, कार्बन का एटम भाग ले रहा है। यहाँ पे बताइए कौन सी बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे बच्चों कोवैलेंट बॉन्डिंग है, सहसंयोजी बंध है। यानी कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है साझेदारी से 4 बॉन्ड बनाते हैं अपने चारों तरफ। नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क बन रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए जाल जैसी संरचना बन रही है। तो बच्चों इसका बहुत बढ़िया उदाहरण कौन है, इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है डायमंड। है डायमंड, हीरा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। तो बच्चों डायमंड, ऐसे ही डायमंड में कार्बन चारों तरफ इस तरह से नहीं होता है, वो 3 डायमेंशन में होता है। जैसे 3 डायमेंशन का मतलब होता है कि एक बॉन्ड तल में हो गया, दूसरा बॉन्ड भी तल में हो गया, एक बॉन्ड क्या हो गया, तल से ऊपर हो गया, और एक बॉन्ड जो है तल से नीचे हो गया, और एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, तल से ऊपर हो जाएगा। तो ये 3 डायमेंशन में, सभी कार्बन 3 डायमेंशन में इस तरह से जुड़े होते हैं। तो 3D व्यवस्था है। तो 3 डायमेंशन यानी इनकी व्यवस्था कैसी होती है बच्चों, दिशात्मक होती है, डायमेंशनल होती है। देखिए लिखा हुआ है डायमेंशनल इन नेचर। है तो कोवैलेंट बॉन्डिंग तो होती है एटम्स, पार्टिकल्स कौन होंगे, एटम होंगे, परमाणु। किसके एटम होंगे, कभी कार्बन के एटम हो सकते हैं। सबसे बढ़िया कौन उदाहरण है, डायमंड। ग्रेफाइट भी बच्चों इसी श्रेणी में आता है। कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। किस तरह का बॉन्ड का नेचर होगा, डायरेक्शनल नेचर होगा, यानी इनका कोई न कोई दिशात्मक प्रवृत्ति होगी। और सभी परमाणु अपनी जगह पे क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग। देखिए फोर्स क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग फोर्सेज होते हैं, जिनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है। नेचर क्या होते हैं बच्चों, हार्ड। आप जानते हैं हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन इसका जो है एक्सेप्शन हमारा कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बहुत मुलायम हो सके, ब्रिटल होते हैं बच्चों, ये भंगुर होते हैं। ग्रेफाइट भी भंगुर होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। डायमंड इसका उदाहरण है, और ग्रेफाइट भी इसका उदाहरण है, और ये सिलिकॉन कार्बाइड जो है भी इसका उदाहरण है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेरी हाई। अगर हम जो है डायमंड को गलाने की कोशिश करें तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट। संभव हो कि वो गलने से पहले क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। ग्रेफाइट भी गलने से पहले डिकम्पोज हो जाए। तो प्राय इस तरह के सॉलिड जो होते हैं वो गलने से, पिघलने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है बच्चों, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, क्योंकि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है स्पेशल प्रकार का होता है। हम डायमंड और ग्रेफाइट के गुणों की तुलना करेंगे, लेकिन अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन होता है समाप्त। एनसीईआरटी बुक से ही दिया गया है, आप एनसीईआरटी बुक उठाएं और इसे पढ़ें। और आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या यदि आप 1 या 2 बार या 3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।